Hello students, welcome to online video class. Today we will discuss about special aspect of Muslim system of education. मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के विशेष पक्ष। आज के इस वीडियो क्लास में हम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के विशेष पक्ष में स्पेशल एस्पेक्ट में मीडियम ऑफ एजुकेशन, टीचिंग institutions, teacher, student, relationship between teacher students, mass education, women's education, art skill and vocational education, and religious and moral education और टीचिंग सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे मीडियम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का माध्यम। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का माध्यम था वो अरबी और फारसी भाषा में दी जाती थी। भारत में जब मुस्लिम आए थे उसके पहले ही भारत की जो बहुसंख्यक लोग थे उनकी जो भाषा थी वो प्राकृत हिंदी थी। बहुत से लोग हिंदी में ही विचार करते थे और शिक्षण भी प्राकृत में दी जाती थी। लेकिन मुस्लिम के आगमन से शिक्षा का जो माध्यम था वो पूरी तरह से बदल गया था। शिक्षा का माध्यम अब अरबी और फारसी ने ले लिया था। जो भी शिक्षण संस्थान थे जैसे मकतब और मदरसा, वहाँ शिक्षा अरबी और फारसी भाषा में दी जाती थी। और जितने भी मुस्लिम शासक हुए सभी ने अरबी और फारसी माध्यम के द्वारा ही मकतब और मदरसों में शिक्षा देने का प्रावधान की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इतिहास के अगर हम पन्नों को पलट कर देखते हैं तो सिर्फ अकबर ही जो थे जिन्होंने मकतब और मदरसों में हिंदी माध्यम से शिक्षण की बात रखी थी। अकबर ही ऐसे शासक थे जो मकतब और मदरसों में कुछ ही मकतब और मदरसों में हिंदी माध्यम के द्वारा शिक्षण का कार्य करवाया जाता था। तो इससे हम देखते हैं कि अरबी एंड फारसी मीडियम ऑफ एजुकेशन मेडावल पीरियड में हो गया था। मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा थी। सेकेंड हम देखेंगे नाइके पद्धति, जिसे हम अग्र शिष्य प्रणाली वैदिक पीरियड में जिसे बोलते थे कि जो क्लास में आपको सीनियर है और वो कैपेबल है, योग्य है, तो वो क्या होते हैं जो अपने से जूनियर से स्टूडेंट होते हैं उनको वो टीचिंग करवाते थे। तो ये मुस्लिम शिक्षा का एक विशेष पक्ष में हम नाइके पद्धति देखते हैं जिसे हम हीरोइक मेथड बोलते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में कुछ जो वरिष्ठ और योग्य छात्र होते थे, मतलब जो सीनियर और जो कैपेबल हैं, वो अपने जूनियर को पढ़ाते थे। इससे पढ़ाने से दो फायदे होते थे। एक जो अध्यापक की कमी थी उसकी पूर्ति होती थी और दूसरा कि अपने अध्यापन काल में ही वो शिक्षण का प्रशिक्षण ले लेते थे। एग्जाम्पल जैसे आज आप लोग एमएड कर रहे हैं और जब आप लोग बीएड को पढ़ाने जाइएगा तो क्या होगा कि आप एमएड में पढ़ते ही कैसे हमको टीचिंग करवाना है उसको आपको ट्रेनिंग मिल जाता है, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमको कैसे आगे टीचिंग करेंगे, कैसे सारे स्किल्स का प्रयोग करना है। तो ये सारे कुछ आपको अपने स्टडी पीरियड में ही आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाएगा टीचिंग को लेकर। तो ये मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की एक विशेष विशेषता है कि वहाँ नाइके पद्धति का विकास हो चुका था। ये जो था आज भी हम लोग नाइके पद्धति जो सीनियर्स होते हैं, जो आपका टैलेंटेड स्टूडेंट है, जो जीनियस है, जिनको प्रतिभाशाली छात्र बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने से जूनियर स्टूडेंट को वो पढ़ाने का कार्य करते हैं। ये अब इंटर्नशिप उसके जगह पे हो गया है जिसके कारण वो ट्रेनिंग लेते हैं।
तो ये एक मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की एक देखा जाए तो बहुत बड़ी विशेषता थी कि यहाँ नाइके पद्धति की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो पद्धति की शुरुआत की थी वो अपने दो फायदे से किए थे कि एक हमारा कि जो टीचर्स की कमी है उसकी पूर्ति हो जाए और दूसरा कि स्टूडेंट को अध्ययन काल में ही शिक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए। थर्ड हम देखेंगे डिसिप्लिन। वैदिक काल और बौद्ध काल की तरह मुस्लिम काल में भी अनुशासन का पालन किया जाता था, लेकिन मुस्लिम काल में जो अनुशासन का पालन किया जाता था, जो डिसिप्लिन था, वो आपका शिक्षकों के आदेशों और मतलब और मदरसों के नियमों के पालन को ही अनुशासन कहा जाने लगा। और जैसे कि हम वैदिक पीरियड और बौद्ध पीरियड काल में देखते हैं कि जो अनुशासन था उसमें 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। जो मॉन्क होते थे, जो भिक्षुक होते थे, उन्हें अलग से और 8 नियमों का पालन करना पड़ता था। तो यहाँ एक ये है कि मुस्लिम पीरियड में यह नियमों का पालन नहीं करना पड़ता था। जो गुरु है, जो टीचर्स हैं, उनके अनुदेशन का पालन करना, उनके आदेशों का पालन करना, जो मक्का मदरसों का नियम है उनका पालन करना ही अनुशासन माना जाता था। अनुशासन नहीं पालन कर, जो अनुशासन का पालन नहीं करते थे उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। कठोर दंड में मतलब शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता था। जैसे उनको बेत से पीटा जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था, और आपको धूप में पूरे दिन खड़ा रहने की, और कभी कभी तो कपड़े से बांध कर उन्हें लटका दिया जाता था। ऐसा उन लोगों को पनिशमेंट मिलता था। अगर आज की भाषा में हम देखें तो उसको दंडात्मक अनुशासन, सुपरवेसिव डिसिप्लिन कहा जाता है, जो कि ये बहुत गलत चीज़ होती है। लेकिन मुस्लिम जो थे वो दंडात्मक अनुशासन के पक्षधर थे, वो फिजिकल पनिशमेंट करते थे। हमारा वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड में क्या था कि जो हम लोगों को अगर दंड देना है तो गुरु से शिष्य को अलग कर देना है, उनको उपवास रखना है, ऐसे दंड दिया जाता था। लेकिन मुस्लिम पीरियड में कठोर दंड प्रणाली को अपनाया गया था। मतलब जो अनुशासन था वो दंडात्मक था। लेकिन एक ऐसा भी है कि जो स्टूडेंट अच्छा करते थे, जो अच्छा पढ़ाई करते थे, उनको रिवार्ड दिया जाता था, उन्हें पारितोषिक प्राप्त होता था। तो इससे हम देखते हैं कि जो अगर अच्छे होते थे उनको पनिशमेंट मिलता है, और जो अच्छे स्टूडेंट होते थे, डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे, उसे रिवार्ड भी दिया जाता था मुस्लिम सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। आगे हम देखेंगे टीचर। जो मुस्लिम काल में जो शिक्षण का कार्य करते थे उन्हें उस्ताद कहा जाता है। जैसे कि वैदिक पीरियड में शिक्षा को गुरु कहा जाता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में गुरु को उपाध्याय कहा जाता था, और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को उस्ताद कहा जाता था, और आज हम लोग अध्यापक बोलते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा काल में जो शिक्षण का कार्य करते थे उन्हें उस्ताद कहा जाता था। और जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इस्लाम धर्म को मानने वाले अरबी और फारसी के विद्वान को और अपने विषय में विशेष ज्ञान रखने वाले ही शिक्षक बनते थे। मतलब जो टीचर बनते थे उनमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्या गुण या मेरिट होना चाहिए, वो होता था कि उन्हें इस्लाम धर्म का सबसे पहले पालन करना पड़ता था। साथ ही उन्हें अरबी फारसी भाषा का ज्ञान रखना पड़ता था, तथा अपने सब्जेक्ट के प्रति उन्हें नॉलेज रखना पड़ता था, तभी वो टीचर बन सकते थे। नियुक्ति के बाद ये अपने ज्ञान और आचरण के प्रति सदैव ध्यान रखते थे। मतलब जब अगर हम टीचर बन गए हैं और हमें ही नॉलेज और अपने कैरेक्टर को लेकर हम सजग नहीं रहेंगे तो हम दूसरे को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए जो मुस्लिम काल के शिक्षक जब शिक्षक बन जाते थे उन्हें अपने नॉलेज और अपने कैरेक्टर पे पूरा फोकस करना पड़ता था। साथ ही उन्हें अच्छी खासी वेतन मिलती थी, और उनका जो जीवन था ऐश्वर्यपूर्ण था, और उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया जाता था। तो इससे हम देखते हैं कि जो शिक्षक होते थे उन्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलता था मेडाइवल पीरियड में, मुस्लिम मध्यकालीन भारत में या समाज में। तो जो टीचर होते थे उन्हें
मध्यकाल में उस्ताद कहा जाता था। अब हम देखेंगे स्टूडेंट। मध्यकालीन समाज में या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो छात्र होते थे उन्हें शागिर्द कहा जाता है। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थियों को शिक्षकों और मकतब और मदरसों के कठोर अनुशासन का पालन करना होता था। उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी और वे मकतब और मदरसों में बहुत दबे दबे रहते थे, मतलब बहुत संकोच भावपूर्ण में रहते थे। परंतु इस काल में, मध्यकाल में, वैदिक और बौद्ध काल की तरह कठोर जीवन नहीं जीते थे। जैसे था ना वैदिक काल में और बौद्ध काल में कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, शिक्षक गुरु के लिए सारी व्यवस्था करना है, भिक्षा मांग कर खाना है, ऐसा इन लोगों का कठोर जीवन नहीं था। इन्हें वैदिक और बौद्ध काल की अपेक्षा आरामदायक जीवन जीते थे। जैसे आज के स्टूडेंट होते हैं उनका लाइफ बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया, बहुत लचीलापूर्ण है, मतलब वो सारी सुख सुविधाओं को लेते हुए शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो मध्यकाल में भी, मुस्लिम काल में भी आपका जो शिक्षा स्टूडेंट थे उनका जीवन बहुत कठोर नहीं था, आरामदायक था। उन्हें हॉस्टल में, छात्रावास में अच्छी अच्छी चीज़ों खाने को दी जाती थी। जैसा कि इब्न बतूता के लेखों के पढ़ने से पता चलता है कि जो छात्र का जीवन था, स्टूडेंट लाइफ था, वो बहुत ही आराम पूर्वक था। उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। उन्हें खाने में चपाती, पुलाव, चिकन ये दिए जाते थे। ये इब्न बतूता के लेख से पता चलता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वैदिक और बौद्ध काल की अपेक्षा मुस्लिम काल में आपका जो स्टूडेंट थे उनका जीवन बहुत ही सुविधा पूर्वक था और उन्हें सारे सुविधाएं दी जाती थी। नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टीचर, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध। प्राचीन वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली की भांति मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षक और छात्रों के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे। शिक्षक शिक्षार्थी को, अपने स्टूडेंट को बहुत प्रेम से पढ़ाते थे और उनसे बहुत प्रेम भी करते थे और शिक्षार्थी भी उन्हें आदर, उनका रिस्पेक्ट करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। परंतु अंतर इतना है कि जो प्राचीन काल में गुरु शिष्य होते थे, जो शिष्य होते थे वो गुरु का आदेशों का पालन श्रद्धा पूर्वक करते थे और मध्यकाल में जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट थे, वो अपने गुरु का पालन भय पूर्वक करते थे, मतलब डर से करते थे, क्योंकि उन्हें कठोर दंड दिया जाता था, फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता था, जिसमें उन्हें बेतों से पीटा जाता था, मुर्गा बना दिया जाता था, कपड़े से बांध कर लटका दिया जाता था। तो ये अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते थे, वो भय के कारण करते थे, फेयर्स के कारण करते थे। लेकिन उस समय जो था वो श्रद्धा के कारण, रिस्पेक्ट वो ज़्यादा करते थे। तो इस हम देखते हैं कि स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप गुड था, अच्छा ही था। नेक्स्ट देखेंगे टीचिंग इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान। तो मध्यकालीन मुस्लिम समाज में जो शिक्षा थी वो दो स्तरों में विभाजित थी, प्राइमरी और हायर एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के लिए मकतब था और हायर एजुकेशन के लिए मदरसा था। साथ ही साथ मकतब और मदरसों के अलावा खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल, फारसी कुरान स्कूल और अरबी स्कूल की भी व्यवस्था की गई थी। तो सबसे पहले हम मकतब को देखते हैं। मकतब शब्द अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है, कुतुब, जिसका अर्थ होता है कि वह स्थान जहाँ पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। मध्यकाल में ये मकतब प्राय मस्जिदों में संलग्न थे, मतलब कि मस्जिद से ही ये अटैच करके बनाए जाते थे और एक अध्यापकीय होते थे। उस समय पर्दा प्रथा बहुत थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि पर्दा प्रथा, कि जहाँ भी वो लोग घर से बाहर निकलेंगे वो बुर्का वगैरह पहन के पूरे पर्दे से ही निकलते हैं। तो ये पर्दा प्रथा मुस्लिम सभ्यता की एक बहुत बड़ी खासियत है। इसके बावजूद मकतब और मदरसों में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। मकतबों में बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन 4 years 4 month 4 days पे की आयु पे उनका प्रवेश होता था। इसके लिए एक बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। जैसे
वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत तो आपका किसी अच्छे दिन शुभ मुहूर्त पे हो जाती थी। नए वस्त्र पहनाकर से घर पे ही उन लोगों को प्राथमिक शिक्षा मिल जाती थी। तो उसके लिए जो संस्कार होता था वो घर के लोग ही करते थे, और जो उनके कुल पुरोहित होते थे वो आते थे और बच्चे को चावल के दानों से अक्षर बनवाते थे, और इस तरह से उनकी प्राथमिक शिक्षा घर पे शुरू हो जाती थी। लेकिन जब बौद्ध काल में बुद्धिस्टिक पीरियड में बच्चों की का प्राथमिक शिक्षा के लिए उनका प्रबज्जा संस्कार कराया जाता था। प्रबज्जा का अर्थ होता था कि घर से बाहर जाना, जिसमें है कि उनका जो घरेलू वस्त्र था उन्हें उतार कर उन्हें पीले वस्त्र धारण करा के भिक्षु के समक्ष उनका प्रवेश कराया जाता था। तो वैसे ही मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मेडाइवल पीरियड में मध्यकाल में बिस्मिल्लाह खानी रस्म अदा की जाती है, जो प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा जब बच्चे ग्रहण करने जाते हैं तब ये बिस्मिल्लाह खानी की रस्म जो होती है वो 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पे होती है। इसमें बच्चे को नए वस्त्र पहनाकर उसे उस्ताद मतलब शिक्षक जो टीचर है उनके सामने उपस्थित किया जाता है। शिक्षक बच्चे के सामने कुरान शरीफ की कुछ आयातें पढ़ते हैं और बच्चे उन आयातों को दोहराने के लिए कहा जाता है। अगर जो बच्चे कुरान शरीफ की आयातें नहीं दोहरा पाते हैं, उसे रिपीट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें बिस्मिल्लाह शब्द को ही बोलना पड़ता है। बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है कि अल्लाह के नाम पर। इसके बाद बच्चे का को मक्का में प्रवेश मिल जाता है। मक्तबों में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से कुरान शरीफ की आयतें रटाई जाती हैं। इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है, अरबी और फारसी भाषा पढ़ाई जाती है और गणित की भी शिक्षा दी जाती है। तो इससे हम देखते हैं कि जैसे वैदिक और बौद्ध काल में अपने धर्म से जोड़कर शिक्षा दी जाती थी, वैसे ही मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा में अब इस्लाम धर्म से जोड़कर ही बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उन्हें कुरान शरीफ की आयतें रटवाई जाती थी और उन्हें मैथ्स का नॉलेज कराया जाता था, गणित का ज्ञान करवाया जाता था। इस तरह से उनकी प्राथमिक शिक्षा बिस्मिल्लाह खानी रस्म के द्वारा शुरू होती थी। सेकेंड हम देखते हैं मदरसा। ये जो मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। और चूंकि जो उस समय उच्च शिक्षा दी जाती थी वो भाषण के द्वारा ही दी जाती थी, तो उन स्थानों को जहाँ भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती उन्हें मदरसा कहा जाता है। मध्यकाल में ये जो मदरसे थे वो नगर और राजधानियों के केंद्र में ही बनाए जाते थे। इन मदरसों के भवन, पुस्तकालय और छात्रा आदि के निर्माण में उस समय के मुसलमान बादशाहों का बड़ा योगदान होता था। ये जो मदरसा होते थे ये बहुत विशाल होते थे। इनमें आपका लाइब्रेरी, हॉस्टल सारा कुछ अटैच रहता था। तो इनका जो भी खर्च आता था निर्माण करवाने में वो मुस्लिम बादशाह ही उस पर सारे पैसे खर्च करते थे। जैसे आज के हमारे जो भी बड़े बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू बनाए जाते हैं और उसमें सारी फैसिलिटी दी जाती है। लाइब्रेरी होती हैं, हॉस्टल होता है। वैसे ही जब मध्यकाल में मदरसे बनवाए जाते थे तो मुस्लिम शासक उसके खर्च के सारे वहन स्वयं करते थे। तो इससे हम देखते हैं कि जो मदरसे में थे वो जो टीचर्स होते थे उनको अच्छे वेतन भी दिए जाते थे, उनका सैलरी भी बहुत अच्छा था और ये सब की जो खर्च होते थे वो राजकोष से वहन होता था। अब हम देखेंगे कि इब्न बतूता के लेखों से पता चलता है कि अधिकतर जो मदरसे थे वो उसमें बड़े बड़े पुस्तकालय थे। इन पुस्तकालयों के भवन बहुत बड़े थे और इनमें अरबी, फारसी और इस्लाम भाषा, इस्लाम धर्म आदि के कई प्रतियां थी। साथ ही अध्यापक निवास और छात्रावास थे, मतलब टीचर्स के भी रहने की फैसिलिटी थी, साथ ही स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल भी थी। तो इस तरह से मुस्लिम शासकों ने मदरसों का निर्माण बहुत ही व्यापक रूप से करवाया था। और जो स्टूडेंट था इब्न बतूता के लेखों के अनुसार उन्हें सारे फैसिलिटी मदरसों में उच्च शिक्षा प्राप्ति के समय सारे फैसिलिटी जो होते हैं वो सारे उपलब्ध कराई जाती थी। अब हम देखेंगे कि जब हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते थे
तो कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाती थी। जब शिक्षक के सामने ही वे अगर अपने ज्ञान को सिद्ध कर पाते थे तो उन्हें शिक्षकों की संस्तुति पर ही छात्र को सफल घोषित कर दिया जाता था। साथ ही मदरसों में इस्लाम धर्म के विशेष योग्यता प्राप्त करने पे उसे आमिल की उपाधि दी जाती थी। अरबी और फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को काबिल और तर्क तथा दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखने वाले को फाजिल की उपाधि दी जाती थी। देखिए, परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षाओं लिखित रूप से तो नहीं होती थी, मौखिक रूप से होती थी। मौखिक रूप के द्वारा जो अपने ज्ञान को सिद्ध कर देते थे तो छात्र जो टीचर होते थे अगर वो संस्तुति कर देते थे तो उन्हें सफल घोषित कर दिया जाता था। लेकिन अलग से 3 उपाधियां दी जाती थी, आमिल, काबिल और फाजिल। आमिल उपाधि उन्हें मिलती थी जो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखते थे। काबिल की उपाधि उन्हें मिलती थी जो अरबी और फारसी साहित्य में विशेष योग्यता रखते थे, और फाजिल की उपाधि उन्हें दी जाती थी जो तर्क और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखते थे। जो व्यक्ति काबिल की उपाधि प्राप्त कर लेते थे उन्हें शासन के ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि 3 उपाधियां प्रदान की जाती थी मुस्लिम काल में, आमिल, काबिल और फाजिल की। अब हम देखेंगे जो डिफरेंट टाइप्स के स्कूल है उनमें फर्स्ट है खानकाहें। खानकाहें में ये प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे और इसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चों का ही प्रवेश होता था। और इसमें ये जो स्कूल थे खानकाहें ये डोनेशन से चलते थे। इनमें जो दान करते थे उन्हीं के द्वारा ये स्कूल चलाया जाता था। सेकेंड है दरगाहें। ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, प्राइमरी एजुकेशन का ये सेंटर था और इसमें भी सिर्फ मुस्लिम बच्चों को ही प्रवेश दिया जाता था। खानकाहें और दरगाहें में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही एंट्री ले सकते थे। थर्ड है हमारा कुरान स्कूल। ये जो कुरान स्कूल है ये रिलीजियस एजुकेशन का मेन सेंटर था। इसमें धार्मिक शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी और इसमें सिर्फ कुरान शरीफ की पढ़ाई होती थी। फोर्थ है हमारा फारसी स्कूल। फारसी स्कूल जो था वो उच्च शिक्षा के केंद्र थे और इसमें मुख्य रूप से फारसी भाषा और मुस्लिम संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों को शासन कार्य के लिए इसमें तैयार किया जाता था। फारसी स्कूल के द्वारा हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी ताकि वो शासन व्यवस्था को सही तरीके से चला सके। फिफ्थ है फारसी कुरान स्कूल। फारसी कुरान स्कूल जो थे वो धार्मिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, मतलब ये यहाँ भी आपको रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करवाया जाता था। साथ ही साथ इन स्कूलों में फारसी भाषा और कुरान शरीफ की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है अरबी स्कूल। अरबी स्कूल जो थे वो हाई ईयर एजुकेशन का प्रमुख सेंटर था और इसमें केवल अरबी भाषा और उसके जो साहित्य जो लिटरेचर था उसका ज्ञान कराया जाता था। अब आगे हम देखेंगे जन शिक्षा। मध्यकालीन समाज की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि मध्य काल में जो समाज में शिक्षा के लिए जन शिक्षा के प्रति कोई विशेष तौर पे व्यवस्था नहीं की गई थी, क्योंकि जो मुस्लिम आए थे वो हमारे देश में शासन करने के लिए आए थे और ये अपना सभ्यता, संस्कृति और अपने धर्म का प्रचार कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते थे। तो इसके कारण वे खाली ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनके धर्म को माने, उनका पालन करें। तो उन्होंने जन शिक्षा की तो बात उनके दिमाग में आई ही नहीं कि हमें सभी लोगों को शिक्षित करना है। सिर्फ वो वैसे ही लोगों को शिक्षित करने पे ज़्यादा जोर देते थे जो उनके धर्म का पालन करते थे। तो हमारा जो मुस्लिम हिंदू धर्म था वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहता था। यही कारण था कि बौद्ध प्रणाली की शिक्षा प्रणाली तो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, लेकिन जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी वो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में के समान मध्यकाल में धीरे धीरे चलती ही रही। यही कारण है कि बहुत से लोग मतलब डर से या छुप कर वैदिक शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को वो अपनाना नहीं चाहते थे। और मुस्लिम शासक जो थे वो जन शिक्षा की भी बात नहीं
स्वीकार करते थे। यही कारण था कि हमारा जो इतिहास है मध्यकाल का, उसमें सिर्फ 6% लोग ही साक्षर थे। मध्यकाल में अगर संपूर्ण भारत की साक्षर की दृष्टि से देखें तो 6% लोग ही लिटरेसी हुए, 6 लोग ही शिक्षा प्राप्त कर साक्षर हुए। तो इस तरह देखते हैं कि जन शिक्षा मध्यकाल में बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी। सेकंड देखेंगे स्त्री शिक्षा, विमेन्स एजुकेशन। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा केंद्र मकतबों में तो लड़के लड़कियों दोनों को प्रवेश दिया जाता था, परंतु उच्च शिक्षा मतलब अर्थात मदरसा में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता था। मकतब में उन्हें प्रवेश दिया जाता था, परंतु मदरसा में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो शाहजादियाँ मतलब उच्च घराने की शासक की पुत्रियाँ होती थी, या जो उच्च शासक शासन के पद पे जो शासक आसीन थे, उनके ही पुत्रियाँ अर्थात शाहजादियाँ को शिक्षा प्राप्त करने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, और उन्हें शिक्षा घर पे दी जाती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा विशेष रूप से पालन किया जाता था, तो वे घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो इनके लिए जो भी अगर जो ऊंचे पद पे आसीन लोग हैं, तो वो अगर अपने पुत्रियों को शिक्षित करना चाहते हैं तो उनको अलग से पैसे देने पड़ते थे। तो इसके लिए बहुत कम ही लोग खर्च का वहन करते थे, इसलिए अपनी पुत्रियों को शिक्षित नहीं कर पाते थे। अगर हम इतिहास को देखते हैं तो बहुत कम ही स्त्रियां शिक्षित हुई, जिसमें बाबर की बेटी गुलबदन बेगम को शिक्षा जिन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और उन्होंने लेखिका के रूप में प्रसिद्धि पाई। फिर नूरजहां, मुमताज जहां आरा आदि को फारसी और अरबी भाषा का ज्ञान था और वे विद्वान मानी जाती थी। रजिया बेगम चांद बीबी कुशल शासक के रूप में प्रसिद्धि हुई। औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा अरबी और फारसी भाषा की अच्छी कवित्री थी। तो ये जो हम देखते हैं, तो ये जो ऊंचे शासक वर्ग घर से संबंधित स्त्रियों को ही शिक्षा का अधिकार दिया गया, आम स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया। तो इससे हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में, मेडाइवल इंडिया में जो विमेंस एजुकेशन था वो और अधिक पिछड़ गया और पीछे रह गया। सिर्फ जो ऊंचे घर की स्त्रियां थी, लेडीज थी, उन्हें ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। जन साधारण को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो अगर किसी भी देश की आधी आबादी अशिक्षित रह जाती है तो वो देश कभी भी विकास नहीं कर पाता है। यही काल है कि मुस्लिम काल में तो अन्य क्षेत्रों में विकास हुआ ही, लेकिन मास एजुकेशन, विमेंस एजुकेशन के क्षेत्र में कोई भी विशेष तौर पे विकास नहीं हुआ, ना ही उसकी व्यवस्था की गई, ना मास एजुकेशन को लेकर, ना विमेंस एजुकेशन को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आर्ट स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। जैसे कि प्रीवियस क्लास में बताया था कि बौद्ध काल में छात्रों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार की कला, कौशल और व्यवसाय की शिक्षा दी जाने लगी। तो मुस्लिम के आने से ही पहले भारत में कला, कौशल और व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो गया था, लेकिन जो मुस्लिम शासक थे वो कला कौशल के बहुत प्रेमी थे। यही कारण है कि भारत के इतिहास में मध्यकाल को स्वर्णिम काल, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मुस्लिमों ने कला के क्षेत्र में संगीत, नृत्य और चित्रकला, मलमल निर्माण, कासीदारी कौशल, भवन निर्माण कला के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया। आगरे का ताजमहल और दिल्ली का कुतुब मीनार इस तथ्य के जीवित प्रमाण है। आज भी हम लाल किला, आगरा का ताजमहल, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सब को देखकर हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में मध्यकाल में कला कौशल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो। ये विकास आपके मुस्लिम शासकों के कारण ही हुआ। अब हम देखेंगे धार्मिक और नैतिक शिक्षा, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में धर्म के नाम पर इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, उसे अनिवार्य रूप से दी जाती थी। जैसे वैदिक काल में वैदिक शिक्षा प्रणाली में वैदिक धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वैसी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम धर्म की शिक्षा विशेष तौर पर दी जाती थी और ये सभी के लिए कंपलसरी था। साथ ही साथ नैतिकता के नाम पर उन्हें शरीयत, इस्लामिक कानून, नियम कानून की शिक्षा दी जाती थी। तो हम ये देखते हैं कि जो भी धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जाती थी वो
इस्लामिक धर्म के और नीति से जोड़ कर दिए जाते थे। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो क्लास समझ में आया हो। जिन्हें नहीं समझ में आया है प्लीज़ डिस्कस कीजिएगा। टेक केयर एंड थैंक यू।